नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम जनहित और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। जनहित में आज बात करेंगे, यूपी हो या महाराष्ट्र, अस्पतालों में बदहाली अब आम बात हो गई है। जहां बीते दिनों अस्पताल की लापरवाही के चलते नांदेड़ और नागपुर के अस्पतालों में आधा सैकड़ा से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई, वहीं यूपी के फर्रुखाबाद के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मानवता को तार तार करने वाली, दिल दहला देने वाली घटनाएं उजागर हुई है। ये घटना उस वक्त हुई जब नवजात शिशु को कुत्तों को नोचते देखा गया। वहां मौजूद स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के रोंगटे खड़े हो गए। हेल्प डेस्क प्रभारी उस्मा ने नवजात शिशु को कुत्ते के मुंह में दबा देखा तो शोर मचाया। डायल 108 और डायल 102 के चालकों ने एक साथ हूटर बजाकर कुत्तों को भगाया, जबकि महिला अस्पताल के सीएमएस कैलाश घटना पर पर्दा डालने में लगे हुए हैं। सीएमएस से हुई बात को जब रिकॉर्ड किया गया तो वो बोले कि अंतिम संस्कार कर दिया, कुछ देर में बोलते हैं पुलिस को सूचना दे दी गई है। कुल मिलाकर स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों ने इस घटना पर अब तक न कोई कार्रवाई की, बल्कि इसे दबाने में लगे हुए हैं। नवजात शिशु को लेकर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी सीएमएस कैलाश के पास पहुंचे तो जानकारी होते ही लोहिया अस्पताल में हड़कंप मच गया है। सीएमएस कैलाश से सवाल किया गया कि पोस्टमार्टम होना चाहिए था, तब वो हड़बड़ी में बोले कि बच्चे को सुरक्षित रख दिया गया है, पोस्टमार्टम के लिए सूचना दे दी गई है। अब सीएमएस घटना को पूरी तरह से दबाने में लगे हैं। सीएमएस कैलाश की बातचीत को रिकॉर्ड किया गया, जिससे साफ जाहिर है कि स्वास्थ्य विभाग इतनी बड़ी घटना पर पर्दा डालने में लगा हुआ है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हुई घटना पर कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है, और जब के न्यूज इंडिया के रिपोर्टर ने लोहिया अस्पताल में मौजूद महिला से बातचीत करते हुए वीडियो बनाया है तो पता चला कि नवजात शिशु को कुत्ता महिला अस्पताल के अंदर से लेकर गया था। पहले आपको सुनाते हैं सीएमएस का बयान और फोन पर की गई बातचीत, उसे सुनिए और फिर ये सुनिए कि मामले को लेकर एसडीएम ने क्या कुछ कहा है। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ नमस्ते। क्या आपके अस्पताल में आज हो गया? एलआईयू फोन कर रही है, एलआईयू फोन आया हमारे पास। क्या फोन है? तो कोई नवजात बच्चे को, शिशु को कुत्ता उठा ले गया था। नहीं ऐसा है, हमारे वार्ड का कोई बच्चा गायब नहीं है। अच्छा। वो कहीं से उठा के लाया है। तो है कहाँ हमारा वो नवजात शिशु? अस्पताल वो नवजात शिशु का भ्रूण है कहाँ साहब? वो उसको हम लोगों ने अंतिम संस्कार करा दिया है। तो साहब अपने अस्पताल कर रही हैं वो? नहीं। अच्छा, कहाँ पड़ा? मिला आपको अस्पताल परिसर में अंदर आया था? नहीं बाहर, ये जो है ना महिला इमरजेंसी। महिला इमरजेंसी नहीं, उसके ये जो अपनी बिल्डिंग है महिला वाली, उसके बाहर जो खाली पड़ा है ना, उसमें नीचे जो पानी वानी बह रहा है ना, पाइप लगी, वहाँ पे पड़ा हुआ। अच्छा। ये कैसे पता कैसे लगा साहब ये अपना नहीं है, दूसरे का है? कुछ लोगों ने देखा तो फिर हमारा स्टाफ पहुँच गया फिर। अच्छा, तो उसका अंतिम संस्कार कहाँ कराया आपने? उसका अंतिम संस्कार वहीं घाट पे करा दिया। घाट पे करा दिया। कितना बड़ा बच्चा था साहब? 8 महीने का, 9 महीने का? मैच्योर था ना? मैच्योर नहीं, मैच्योर था। नवजात शिशु लग रहा है। लड़का था लड़की थी? लड़का है। लड़का। सर ये शव हमारे चिकित्सालय का नहीं है। ये कुत्ता जो है कहीं उठा लाया वो मुझे नहीं मालूम है, और मेरे यहाँ का शव है। अब तक इसमें क्या कार्रवाई की और क्या जांच पड़ताल में निकल कर आया है? मैंने मेरे चिकित्सालय में जितने भी मरीज भर्ती है, किसी ने मुझसे शिकायत नहीं की है कि मेरा बच्चा मेरे यहाँ से 2 बच्चे तारीख 14 को एक बच्चा मृत हुआ था, उसका शव जो हम लोगों ने परिवारजनों को सौंप दिया है, और 13 तारीख में एक बच्चा मृत एसएनसी में हुआ था, तो उसका भी शव जो है हम लोगों ने परिवार वालों को सौंप दिया है। उसकी रिसीविंग हम लोगों के पास है, सारे अपडेट मौजूद है। देखिए, इसके जो है अभी सूचना मिली है और इसके लिए जो है जांच करने का निर्देश हमारे जिलाधिकारी महोदय का हुआ है। इसके लिए जो है हम लोग आए हुए हैं, सीएमओ साहब हैं, पूरी टीम है, हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं और जो भी आदमी इसके लिए दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई। अभी तक क्या स्थिति निकल कर आई? अभी हम लोग जांच कर रहे हैं, प्रारंभिक स्टेज में देख रहे हैं कि लेबर रूम से या लेबर रूम का जो है कैसे जो है कोई व्यक्ति या उन सारे बिंदुओं पर, और जिन लोगों ने पहले डेड बॉडी को देखा है उन सारे लोगों से जो है उनके बयान जो है नोट किए गए हैं। उसके बाद भी किसी निष्कर्ष को कर जा सकते हैं। तो ये तो हुई यूपी की बात। अब अगर बात करें महाराष्ट्र के अस्पतालों की, तो वहां पर भी हालात बद से बदतर हैं। यहां अस्पतालों में 7 और मरीजों की मौत थी।
मरीजों के बाद ये संख्या 48 घंटे में 31 हो गई है और 48 घंटों में सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में मरने वालों की संख्या 31 हो गई। महाराष्ट्र के नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में 7 और मरीजों की मौत हुई थी, जिसमें से 4 बच्चे थे जो 24 घंटे में 24 मौतों के बाद राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गए थे। इसके अलावा बीते दिनों नागपुर में 4 दिनों में 80 मरीजों की मौत से हड़कंप मच गया था और सरकारी अस्पतालों में लापरवाही सामने आ रही थी। नागपुर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल और इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 80 मरीज जान गंवा चुके हैं। इन दोनों अस्पतालों में 1 से 3 अक्टूबर तक 59 मरीजों ने दम तोड़ा है, जबकि 4 अक्टूबर को एनजीएमसीएच और आईजीएमसीएच में 21 और मौतें हो गई थी। यानी 4 दिनों में ही 2 अस्पतालों में 80 मरीजों ने दम तोड़ दिया। नागपुर में जिन परिवारों ने अपनों को खोया वो भी मौतों के पीछे वही वजह बता रहे हैं जो नांदेड़ के जिला अस्पताल से सामने आई थी। यानी सरकारी अस्पताल में दवाइयों की कमी, गंभीर मामलों में ऑपरेशन करने में हुई देरी और मरीजों के लिए पर्याप्त बेड का इंतजाम न होना। अस्पताल प्रबंधन और प्रशासन से वाजिब जवाब नहीं मिला तो अब मानवाधिकार आयोग ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है और 4 हफ्तों में जवाब मांगा है कि आखिर इन लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक खुद को जनता का सर्वेंट बताकर अस्पतालों में बेहतर व्यवस्था का दावा कर रहे हैं, तो वहीं आए दिन लापरवाही और अमानवीयता की ऐसी खबरों से डिप्टी सीएम साहब की पोल खुद ब खुद खुल गई है। आखिर जनता की जान को इन सरकारी अस्पतालों में इतना सस्ता क्यों आंका जाता है? ये सिस्टम और जिम्मेदारों के लिए एक बड़ा सवाल है। आज इसी पर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सबसे पहले इनसे आपको हम रूबरू कराते हैं। हमारे साथ में रिंकू अग्निहोत्री जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, फर्रुखाबाद से हमारे साथ में हैं। शशांक शेखर मिश्रा हैं, क्षेत्रीय मंत्री भाजपा फर्रुखाबाद से हैं। प्रेम नारायण सिंह हमारे साथ में हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और ऋषि सिंगर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता हैं फर्रुखाबाद से। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। हम विस्तार से करेंगे बातचीत अस्पतालों के इन खस्ता हाल पर, लेकिन उससे पहले ऋषि के पास जाते हैं। ऋषि, फर्रुखाबाद में जो घटना आई हैरान कर देने वाली है, पूरा मामला क्या है विस्तार से पहले बताएं, इसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पे हेल्प डेस्क इंचार्ज है उजमा, उसे सब कुत्ते सब नाबालिग का सब नोचते हुए दिखाई पड़े। उसने वहां शोर मचाया, शोर मचाने के बाद 100 डाल के सब कर्मचारी वहां इकट्ठे हो गए। चालकों ने वहां जाके एक साथ कई गाड़ियां लगा के हूटर बजाया। हूटर बजाने के बाद कुत्तों के नवजात पे सबको छुड़ाने के बाद वो लेके कैलाश सीएमएस के पास पहुंचते हैं। वहां सब उनको रखवा दिया जाता है। इसकी जानकारी जब मीडिया को होती है तो उनसे बातचीत की जाती है, तो उन्होंने लगातार कल से लेकर अब तक मीडिया को गुमराह करते रहे। उनके द्वारा कहा गया कि उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार के सवाल जब उनसे बातचीत की गई कि उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए, जांच करानी चाहिए, तो वो बोले सब रखा हुआ, पुलिस को सूचना दे दी गई है। लेकिन उन्होंने अब तक 24 घंटे होने जा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं की थी। तब जिलाधिकारी से बात की गई तो जिलाधिकारी इस पर टीम गठित की है। सीएमओ मौके पहुंचे हैं और एडीएम मौके पहुंचे हैं और जांच शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी घटना की जानकारी देने के बाद उसे गंभीरता से लिया गया, तब इस पर कार्रवाई शुरू हुई है। सीएमएस फिलहाल लगातार इस घटना में पर्दा डालने में लगे हुए थे। जब मामले ने तूल पकड़ा और लोगों तक पहुंचा, उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर मिली जुली खबरें सामने आई जो कि पोल खोल रही थी और फर्रुखाबाद में जिम्मेदारों का जो रवैया था वो भी कई सारे प्रश्न जो हैं वो उठा रहा है। अब शुरुआत करेंगे रिंकू अग्निहोत्री जी के साथ में। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रिंकू जी, आपका भी स्वागत है आज की हमारी चर्चा में। रिंकू जी, ये क्या चल रहा है? एक तरफ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी खुद जो है वो अस्पतालों में छापा मार रहे हैं, इसके चलते आपने तो उन्हें छापा मार मुख्यमंत्री भी कहा जाना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी की ओर से उनको ये नया नाम दे दिया, लेकिन बावजूद इसके प्रदेश में हालात सुधर क्यों नहीं रहे हैं? रिंकू जी, आपको रोक रहे हैं माफी के साथ, आपका जवाब लेंगे। उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, सुरेश अवस्थी जी कानपुर से। सुरेश जी, बहुत स्वागत आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? सुरेश जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? तो सुरेश जी की आवाज नहीं आ रही। ठीक है रिंकू जी, आप शुरू करें। अनम्यूट करें पहले, तो आपकी आवाज नहीं आ रही थी रिंकू जी। जी बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है। जी, पहले तो सबसे पहले तो ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। ये जो कुत्ता सब उठा ले गया, मतलब अभी देखिए मतलब सीमा साहब कह रहे हैं कि कोई बाहर का है, तो ये क्या कुत्ता उसको सबको अस्पताल लेके आए? मतलब ये अगर है तो अस्पताल के अंदर की बात। और रही जहाँ छापामार मंत्री जी की, तो मंत्री जी मेरे ख्याल से जिस अस्पताल में छापा मारते हैं, मेरे ख्याल से वहीं की व्यवस्था सही रहती है। बाकी तो 10 युग की जैसा चल रहा है, तो देख ही रहे।
ठीक है, यानी अस्पतालों के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, इस पर आप कुछ कहेंगे कि अस्पतालों के हाल और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं? अस्पतालों के हाल पहले से भी ज्यादा खराब। ठीक है सर। अभी डेंगू चल रहा है, डेंगू में मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि प्राइवेट इलाज कराएंगे, वो भी पैसा सरकार देगी, लेकिन वो लाइनें जो लगी हुई हैं हॉस्पिटलों में वो आप खुद ही इसके लिए देख रहे हैं। ठीक है, शशांक शेखर जी के पास जाएंगे, क्षेत्रीय मंत्री हैं भाजपा फर्रुखाबाद से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शशांक जी, ये कैसे हालात हैं? अस्पतालों के भीतर मरीजों के लिए बेड नहीं है, मरीजों के पैर रखने की जगह नहीं है, आवारा जानवर, आवारा कुत्ते अस्पतालों के भीतर, नवजात बच्चों का शव, नवजात बच्चों को जीवित भी कई बार पकड़ लेते हैं, मरीजों के बेड पर अस्पतालों में कुत्ते नजर आते हैं। ये हालात हैं अस्पतालों के। अब इन अस्पतालों में जनता का इलाज कैसे होगा सर? क्या ऐसे अस्पतालों में हम और आप जाना पसंद करेंगे? हाँ मैडम, नंबर एक बात तो ये है कि किसी पार्टीगत अगर आप कोई आरोप प्रत्यारोप हो अलग चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अमानवीय घटना है और इसके लिए जो भी दोषी होंगे, कोई भी कर्मचारी अस्पताल का, सीएमएस, सीएमओ, जो भी दोषी होंगे, निश्चित रूप से उनके ऊपर कार्रवाई होगी। जिला प्रशासन ने जांच कमेटी बनाने का आदेश दे दिया है। मेरी स्वयं भी सीएमओ से बात हुई है और जांच कमेटी बनाकर इसके लिए दोषी व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होगी। अभी ये जस्टिफाई करना बहुत जल्दबाजी होगी कि इसके लिए मुख्य रूप से कौन दोषी है। हम सर, इसके लिए मुख्य रूप से प्रशासन दोषी है, इसके लिए मुख्य रूप से अव्यवस्था जिम्मेदार है। यदि यहाँ पर सीएमएस या कोई स्टाफ अगर लोहिया अस्पताल का दोषी पाया जाता तो यहाँ पर कैलाश जी को आपने बाइट में सुना ना, किस तरीके से वो अपने बयान पलट रहे हैं। पहले कह रहे हैं हमने अंतिम संस्कार कर दिया, पल्ला झाड़ लेने से मतलब है बस कि हमारे यहाँ का शव नहीं था, हमें मतलब नहीं है। बाद में कह रहे हैं पोस्टमार्टम के लिए रखा हुआ है। क्या ऐसे गोलमोल जवाब दिए जाते हैं सर? वो तो मीडिया के माध्यम से मामला सामने आया, जिसके बाद लोग चर्चा कर रहे हैं, अब जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं। बात यह कि अस्पतालों में इतने खराब हालात कैसे हैं? अब आप सोचिए, अस्पताल के भीतर एक बच्चे का शव लेकर कुत्ता घूम रहा है, क्या ये दूसरे लोगों पर हमला नहीं कर सकता? अस्पतालों की इस व्यवस्था को लेकर कुछ कहिए शशांक जी। मैडम, अस्पतालों की व्यवस्था पिछली सरकारों से निरंतर सुधरी है। सर, ये आपका कौन सा नापने का पैमाना है जिसको आप कोरोना जैसी महामारी से निपटने में हमारा प्रशासन, हमारा अस्पताल प्रशासन इतना सक्षम था और उत्तर प्रदेश ने सबसे पहले कोरोना रिकवरी के मामले में अपना प्रथम स्थान भारतवर्ष में प्राप्त किया था। यदि हमने कोरोना जैसी बीमारी से अगर लड़ा है तो ये हमारा सरकार का पक्ष है, जो मजबूत पक्ष है, जो दिखाता है कि ऐसी भयानक स्थिति जब कोरोना में हुई थी तब भी हमने अपने प्रदेश की जनता को ऐसी बीमारी से, भयावह बीमारी से मुक्त होने के लिए सर्वोच्च प्रयास किए थे। और इसके लिए जो ये एक इसका पक्ष ये भी आना चाहिए कि यदि अस्पताल के वार्ड से कोई बच्चा गायब हुआ है तो हम ये जानना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई गार्जियन होगा, और अगर गार्जियन प्रशासन के समक्ष सामने आना चाहिए। अगर अस्पताल के वार्ड के कर्मचारियों की, सीएमएस का कहीं पर दोष आ रहा है तो मुझे ये लगता है कि अगर उस अस्पताल के वार्ड से वो बच्चा गायब हुआ है तो उसका कोई ना कोई परिवारीजन होगा, और उस परिवारीजन जब वो सामने आए तो ये इजीली जस्टिफाई हो सकता है कि लोहिया अस्पताल के कर्मचारियों की गलती थी। अगर इसका दूसरा पक्ष ये भी जान सकते हैं कि हो सकता है कहीं ना कहीं प्राइवेट अस्पताल का कहीं ना कहीं कोई ऐसा हो जो गर्भपात क्या या किसी दूसरे तरीके से जो बच्चा प्राप्त हुआ हो और उस बच्चे को कहीं इधर उधर कूड़े के ढेर में या कुछ भी कहीं ना कहीं प्राइवेट के माध्यम से हुआ हो तो उसको कुत्ता लेकर आया हो, तो ये जस्टिफाई। लेकिन सर सवाल देखिए सर, ये भी बात है ना शशांक जी की आखिर अस्पतालों में कुत्ते प्रवेश करके कैसे कर गए? क्या इस पर नहीं होना चाहिए? अस्पतालों में बेडों पर कुत्ते नजर आते हैं सर, बताइए कैसे? ये अव्यवस्था नहीं तो क्या है? और ये बात यहाँ पर चर्चा का विषय नहीं है कि वो शव अस्पताल का था या बाहर का था। सवाल यह है कि वो कुत्ता अस्पताल परिसर के भीतर क्या कर रहा था, क्या होना चाहिए? बताइए आप, क्या इस तरीके को आप ठीक कहेंगे? सबसे बड़ी बात यह भी है ना, इन चीजों को सोचना चाहिए ना कि आखिर अस्पतालों के हाल इतने बदहाल क्यों हो गए? अस्पतालों के भीतर मरीजों के लिए एक तरफ जगह नहीं है, बेड नहीं है, कुत्ते बेडों पर दिखाई देते हैं, कुत्ते टहल रहे हैं, तो ऐसे में बीमारियां बढ़ेंगी या कम होंगी लोगों की? इन अस्पतालों में लोग बीमार होंगे या ठीक होंगे? ये भी सोचने का विषय है। खैर, आपके पास आते हैं, कुछ दर्शक हमारे साथ में है, उसके साथ आपसे जवाब लेते हैं। सुरेश अवस्थी हमारे साथ में कानपुर से जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, स्वागत आपका, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ गर्मा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब अस्पताल का प्रशासन इतनी बड़ी लापरवाही बरत देता है जिसमें कि इंसान को चाहिए, इंसान की परवाह नहीं कर रहे हैं। वहाँ के जो सुरक्षा कर्मी है वो क्या कर रहे हैं? जब अस्पताल के अंदर कुत्ता घुस जाता है, क्या कारण है? इसमें बहुत बड़ी लापरवाही नजर आ रही है। ऐसे में तो उनको सख्त कार्रवाई करना चाहिए जो वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था देखते हैं। ऐसे में तो सरकार को भी सख्त कदम उठाने चाहिए।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। प्रेम जी हमारे साथ में एक और दर्शक हैं, चेन्नई से जुड़े हुए हैं। प्रेम जी बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं आप? नमस्कार मैम। जी। मैम ये कुत्ते का तो आप थोड़े दिन पहले अलर्ट कानपुर में भी दिखाया था। कहने का मतलब मेरा ये है, जैसे कि एक थाने की पुलिस बोलती है कि दूसरे थाने ने अपराध किया है, उस थाने में जाइए, वैसे ये हॉस्पिटल वाले बोलते हैं हमारे हॉस्पिटल का नहीं है। कुत्ता उनके हॉस्पिटल में कैसे आ गया? क्या कुत्ते को पता था इस हॉस्पिटल में जाना है मेरे को, यहाँ पे हमको ये निकाल दिया जाएगा? सोचने की चीज है कि कुत्ते जब नोच रहे हैं तो आप सोचिए अपराध क्या है, अपराध का बाप हो रहा है यहाँ पे। माने कि जो सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, और यहाँ पे एक वो बैठ के उनके बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं हो सकता है वो प्राइवेट हॉस्पिटल से लेके आए हो। अरे इसका मतलब क्या हुआ? आप तो आपकी सरकार है, यहाँ पे देखिए कहीं से भी लेके आता है कुत्ते ऐसे नोच लेंगे नवजात शिशुओं को, और उसके बाद में वहाँ के अथॉरिटी बोलती है कि उनको हमने दाह संस्कार कर दिया। अरे ये कमाल की चीज हो गई। बच्चे का पोस्टमार्टम किया कि क्या नहीं किया, ये कैसे है, ये अवस्था क्या है? अरे पूछिए सीएम साहब से पूछिए, जो बोलते हैं दावा करते हैं कि हमारे यहाँ बहुत बड़ी अस्पतालों में बहुत बड़ी व्यवस्था है, न उनके पास दवाइयाँ है, न अस्पताल ठीक है, न डॉक्टर है उनके पास में, कहते हैं पीएम भी कहते हैं। शर्मनाक चीज हो गई है भारतवर्ष के लिए। अब अत्याचार हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है। ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनोद जी हमारे साथ में एक दर्शक है, हमारे जौनपुर से जुड़ चुके हैं। स्वागत आपका भी विनोद जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जिम्मेदार कौन है हमें पूछना चाहते हैं। जो दिल्ली के प्रवक्ता आपके हैं ना, उनसे पूछते मैडम मैं ये पूछना चाहता हूँ उसके जिम्मेदार कौन है, इसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है? जी डायरेक्ट मतलब बताएं आंसर की इसका। ठीक है, हम जवाब लेते हैं। कौन? ठीक है विनोद जी, हम जवाब लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शशांक जी, देखा आपने, दर्शक हमारे साथ थे और सभी को ये लग रहा है कि देखिए अव्यवस्थाएं हैं और जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अस्पतालों में व्यवस्थाएं ठीक रहें। और अगर आपके बाद के जो कर्मचारी हैं, सीएमओ हैं या जो डॉक्टर्स हैं, इनकी ओर से लापरवाही हो रही है, सुरक्षा कर्मी इनकी ओर से लापरवाही हो रही है, तो इन पर एक्शन लेना भी तो आपका ही काम है ना सर। जवाब मांगा है दर्शकों ने, आप दीजिए। ये जो कमेटी बनाई गई है, जांच कमेटी बनाई गई है, और उस जांच कमेटी के आधार पर जो इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अपनी चर्चा की ओर। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ में प्रेम नारायण सिंह जी हैं। प्रेम जी बहुत स्वागत आपका। प्रेम जी, अस्पतालों के हाल बदहाल हैं, तस्वीरों में आपने देखा किस तरीके से भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। कहीं पर बेडों पर कुत्ते नजर आते हैं तो कहीं पर नवजात का शव लेकर घूम रहे हैं, और अस्पताल प्रशासन पल्ला झाड़ने में लगा हुआ है कि भाई हमारा नहीं है, दूसरे अस्पताल से लाए हो तो अलग बात है। कभी कहते हैं पोस्टमार्टम के लिए शव रखा हुआ है, कभी कहते हैं अंतिम संस्कार करा दिया है। क्या जिम्मेदारों के ऐसे बयान होते हैं सर, और क्या जिम्मेदारों की ऐसी हरकतें होती हैं? क्या असल लोग, सही लोग इस तरीके का काम करते हैं अस्पतालों में? जी गर्मा जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। प्रेम जी बताएं। जी, सबसे पहले तो एक चीज देखने वाली बात होती है, आप लोग जिस समाज में रहते हैं उस समाज की एक परंपरा होती है कि अगर पहली कोई गलती करता है तो वो गलती मानी जाती है, उसके बाद में दोबारा कोई गलती होती है तो वो मूर्खता की श्रेणी में आता है, उसके बाद में अगर वो गलतियों की पुनरावृत्ति होती है तो फिर वो मक्कारी की श्रेणी में आ जाता है। ये सामाजिक चलन है, ये किसी के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप नहीं, ये एक सामाजिक मान्यता है। हम लोग आज जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं, इन्होंने कहा कि जो जिम्मेदार होंगे वो उन पर कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको बताऊं, शायद मार्च 2021 की घटना है, और ये मुख्यमंत्री जी के यहाँ जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज है वहां की घटना है। एक संजय सिंह नाम के मरीज होते हैं, उनकी उम्र होती है 29 वर्ष के लगभग। उनका इलाज होता है वार्ड नंबर 9 में, जो दूसरी मंजिल पर होता है, और इलाज के दौरान उनकी माँ वहां साथ में होती है, और उसको पानी वानी पीने के बाद उसको टॉयलेट जाना होता है, तो अपनी माँ से बोल करके वो टॉयलेट के लिए जाता है, और लंबे समय बाद जब वो नहीं मिलता है, वापस नहीं आता है, तो माँ जब देखती है तो वहां जाकर के देखते हैं दूसरी मंजिल पर, समझने वाली बात है गर्मा जी, ये देखिए थोड़ा सा, दूसरी मंजिल पर कुत्ते उस संजय के
बॉडी को, मतलब उस समय वो मृत हो चुका होता है। अब वो कुत्तों के आक्रमण के कारण, हमले के कारण मृत हुए या वो पहले मृत होके गिर गए, ये सवाल चूंकि वो गोलमोल करने का उनका काम है। जब वहां लोग जाते हैं, तमाम अन्य जो वहां तीमारदार अलग अलग मरीजों के उपस्थित होते हैं, जब कुत्तों से छुड़ाते हैं तो उस मरीज का कान, चेहरा, मतलब पूरे शरीर को थक विक्षत कर देते हैं कुत्ते। वो भी घटना कहाँ की, दूसरे मंजिल जी। उसी समय की, उसी 2021 की ही एक घटना है। एक कोई माही नाम की महिला जाती है वहां डिलीवरी के लिए, और उनका बच्चा डिलीवरी के बाद खत्म हो जाता है और महिला की वहां स्थिति भी खराब हो जाती है। तो अब ये होता है कि डॉक्टर लोग बोल देते हैं उसके हस्बैंड को कि भाई ले जाइए आप अपने इसको बच्चे को और इसका आप इंतजाम करिए, और महिला आपकी भर्ती है। तो वो ले जा करके, जो उनके साथ और तीमारदार बैठे हुए थे, कपड़े में लपेट के बच्चे को वहां रख देता है। वहां कुत्ते आते हैं और वहां से उस बच्चे के शव को ले जाते हैं। ये घटना है गोरखपुर की, जहां से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बिलोंग करते हैं। वो 75 जिलों की व्यवस्थाओं का, शासन प्रशासन का जो जिम्मा लेते हैं, उनके यहाँ की घटना है ये। उनके नाक के नीचे की बात है, उनके जो दिया है उससे नीचे, दिया के तले जो अंधेरा है उसकी बात है। तो अब आप ये बताइए क्या कहेंगे। ये फर्रुखाबाद की घटना को हम लोग लेकर के चल रहे हैं, खुद बीआरडी की घटना, एक हृदय विदारक घटना हुई जहां लगभग 60-64 बच्चे एक साथ एक दिन में, 10 अगस्त का वो काला दिन, एक साथ एक दिन में काल के गाल में समा जाते हैं। और 9 अगस्त को गोरखपुर के एक फ्रीलांसर पत्रकार थे, उन्होंने एक खबर भी डाली थी अपने पोर्टल पर कि ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं है, जिसके कारण कोई बड़ी घटना हो सकती है। एक दिन पहले 9 अगस्त को घटना की खबर ऑलरेडी एक पत्रकार चलाता है। ठीक है, यानी आप कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं कि अस्पतालों में हालात अभी भी वैसे ही बने हुए हैं, कुछ भी सुधार नहीं हुआ है और लोगों के सामने समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। ठीक है, नहीं, ये अकेला कह देना पर्याप्त नहीं, ये कहना अकेला पर्याप्त नहीं है। इसके लिए ये कहना ज्यादा वाजिब होगा कि ये सरकार जो सिर्फ सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए और वोट बैंक की राजनीति हिंदू मुसलमान करने के लिए जितनी जागृत रहती है, अगर ये सरकार किसी एक गलती से जागृत हो करके, किसी एक गलती को पकड़ करके इन्होंने सबक सीखा होता और इनकी नजर में इस प्रदेश की जनता का, नौनिहालों का, बुजुर्गों का, किसी के जीवन का कोई मूल्य होता, तो ये नहीं हो पाता। ये लोग पूरी तरह से लापरवाह है, ये गैर जिम्मेदाराना इनका पूरा व्यवहार है और ये जनता के प्रति, आम जनता के प्रति बिल्कुल ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि सरकार की ओर से भी लापरवाहियां हैं के चलते अस्पतालों में ऐसी व्यवस्थाएं जो हैं वो व्याप्त नजर आती हैं। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। अशोक गहलोत जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। अशोक जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, देखिए समाज में ये जो चीज़ें हैं बढ़ती जा रही हैं, अस्पतालों में जो हालात हैं वो कैसे हैं आप जानते हैं कि कभी अस्पतालों में स्ट्रेचर नहीं होता है, कभी डॉक्टर नहीं होता है, कभी लाइट नहीं होती है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, डिप्टी सीएम भी हैं, लगातार छापेमारी करते हैं, अस्पतालों में जाते हैं। उनको जो विपक्षी हैं उनके, वो अब ये कहना शुरू कर चुके हैं कि भाई वो तो छापामार मुख्यमंत्री हैं। अब आप सोचिए, एक शख्स जो इतना एक्टिव हो, जो इतना सब कर रहा हो, बावजूद उसके प्रदेश में अस्पतालों के ऐसे हालात, इसके लिए असल जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार की ओर से गलतियां हो रही हैं या फिर जो बीच के लोग हैं ये गलतियां कर रहे हैं और सरकार को सुनना पड़ रहा है? अशोक जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, हाँ गरिमा जी प्रणाम। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आपने ऐसे संवेदनशील मुद्दे को उठाया, और सभी पैनलिस्ट से मैं प्रणाम कहना चाहूंगा कि आप भी इस चर्चा का देखिए, मैं किसी राजनीतिक है कि कोई भी विषय, उसका क्या उपचार है, उस विषय से उत्पन्न हुई समस्या क्या का कारण है, इस पर काम करना सबसे ज्यादा आवश्यक है। बिल्कुल। पहली बात कि इस प्रकार की घटनाएं अस्पतालों में और जो अवैध कट्टी घर होते हैं जहां पे पशुओं को काटा जाता है, अमूमन उसकी आसपास की कॉलोनियों में ये घटनाएं देखी जाती हैं। इसका प्रमुख कारण जो मैंने समझा है अपना, कि अस्पतालों में भी जैविक अपशिष्ट काफी बड़ी मात्रा में निकलता है और उस जैविक अपशिष्ट के सही ढंग से निपटान ना होने के कारण ही ये आवारा कुत्ते अस्पताल पहुंचते हैं।
यही स्थिति जो अवैध कट्टी घर होते हैं उनके आसपास भी बनी रहती है कि वहां भी जिन पशुओं को काटा जाता है उन पशुओं के जैविक अपशिष्ट को सही से निपटान ना करते हुए, जो उसकी एक नियामक बॉडी है, जो उन्होंने निर्धारित किए हैं मानदंड, उनके अनुसार निपटान ना करने के कारण वहां पर कुत्तों के झुंड पनप जाते हैं। प्राय वो मांस खाते हैं मरे हुए पशुओं का, प्राय वो मांस या जैविक अपशिष्ट खाते हैं मृत मनुष्यों का। जब उनकी भूख इतनी व्यग्र हो जाती है, रोज उन्हें मानव अपशिष्ट खाने को मिलता है, रोज पशुओं का मांस मिलता है, तो वो इस कदर आक्रामक हो जाते हैं कि भूख में वो वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं जैसे जंगलों में रहने वाले जंगली जानवर। तो स्थानीय प्रशासन जो नगर निगम है, नगर पालिका परिषद है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, या किसी भी प्रदेश में घटने वाली इस प्रकार की घटनाएं, और संबंधित संस्थान का प्रबंधन, चाहे वो कानपुर का मेडिकल कॉलेज हो या फर्रुखाबाद का वो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, इन लोगों की पहली जिम्मेदारी ये बनती है कि कोई भी जैविक अपशिष्ट उसका सही ढंग से निपटान हो। कुत्तों को खदेड़ने के लिए, कुत्तों को वहां से हटाने के लिए भरपूर व्यवस्था की जाए। साथ ही नगर निगम या स्थानीय जो भी प्रशासन है, पालिका परिषद है, उसके साथ समन्वय स्थापित करके कुत्तों की नसबंदी कराई जाए। कुत्तों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि जो हो रही है, जिनसे मानव और कुत्तों का टकराव बढ़ता जा रहा है, इस बिंदु पर काम करने की आवश्यकता है। दुखद बात है, मैं बहुत खेद के साथ इस बात को कहना चाहूंगा कि इस समय पैनल में 3 राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के शशांक साहब हैं अपना जी, और आपके प्रेम नारायण जी कांग्रेस से हैं, और तीसरे जो हमारे आपके अग्निहोत्री साहब हैं, सपा से हैं, हाँ, रिंकू अग्निहोत्री। तीनों ही जो प्रवक्ता हैं, इनके राजनीतिक दलों को उत्तर प्रदेश में काम करने को मिला, पर्याप्त समय मिला। कांग्रेस की भी लंबे समय तक सरकार रही है, और भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही है, और समाजवादी पार्टी की सरकार चाहे माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में रही हो या माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में रही हो, सरकार में काम करने का पर्याप्त अवसर सबको मिला। आप समस्याओं के घटने के बाद में कितनी कठोर कार्रवाई कर लें, कार्रवाई वो है कि जो ऐसी समस्याओं को घटने से रोके। बिल्कुल सबसे पहली बात की विचार इस बात पर होना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। हर बार ये कहकर पल्ला झाड़ लेना कि जो जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई करेंगे, इतना काफी नहीं होता है। खैर, हमारे खास कार्यक्रम जनहित में हम बात कर रहे हैं अस्पतालों के इन खराब हालातों को लेकर, जहां पर अब इंसान कुत्तों का नवाला बनना शुरू हो चुके हैं। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए अशोक जी कुछ कह रहे थे। अशोक जी, आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। और देखिए, आपने जो बातें कही ये बिल्कुल ठीक है कि आमतौर पर सरकारें जो सत्ता में होती हैं वो ये बात कहकर पल्ला झाड़ लेती हैं कि जो जिम्मेदार हैं हम उन पर कार्रवाई करेंगे। हर बार एक्शन ही सब कुछ नहीं होता, समस्या के जड़ से समाधान क्या होगा ये भी बहुत जरूरी है। अशोक जी देखिए गरिमा जी, मैं इसमें फिर एक बात जोड़ना चाहूंगा कि भारत में एक धारणा बन गई है अपना कि कोई भी घटना घट जाए, उस घटना के दोषियों को दंड देने से हमारे कर्तव्यों की तितांजलि हो गई। मेरा हमेशा से ये मानना है कि किसी भी घटना के जड़ तक पहुंचकर ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। ऐसी घटना 2022 में भी घटी थी, फर्रुखाबाद के इसी अस्पताल में एक नवजात को कुत्ते उठा के ले गए थे। बिल्कुल समान घटना है, अमर उजाला में वो खबर प्रकाशित हुई, मैं अभी उसी खबर को देख रहा था। तो इन घटनाओं की अगर फर्रुखाबाद जिला प्रशासन पुनरावृत्ति को नहीं रोक पा रहा है, तो ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि ना तो प्रशासन उस घटना के मूल कारणों को समझ पा रहा है और ना ही उसका मूल निवारण खोज पा रहा है। प्रथम बात, मैं पुनः इस बात को उठा रहा हूं कि अस्पतालों में जो जैविक अपशिष्टों का निपटान है वो सही ढंग से नहीं होता है, और इधर उधर जैसे किसी नवजात शिशु का जन्म हुआ, डिलीवरी हुई, तो ये डॉक्टर्स उसकी आहार नाल और निकलने वाले अनअपशिष्ट पदार्थों को ऐसे ही एक जनरली जैसे कोई रुई हो, अपना कोई पट्टी हो, उसे ऐसे ही डाल देते हैं डस्टबिन में। जो सफाई कर्मचारी है वो उसे उठा के ऐसे ही पुल कर देता है, सबसे बड़ा जो कूड़ादान होता है। उसी प्रकार से कोई ऑपरेशन हुआ है, किसी व्यक्ति की कोई आंत काटी है, किसी व्यक्ति का कोई मांस का लोथड़ा निकला है, कोई रक्त रंजित पट्टी है, रक्त रंजित कोई ग्लव्स है अपना, उनका निपटाना बेहतर ढंग से नहीं करेंगे तो कुत्ता तो एक सर्वाहारी जानवर है, वो तो उन्हें खाने के लिए दौड़ पड़ेगा। अगर जब वो नहीं मिलेगी तो वो उन बीमार व्यक्तियों पर और ऐसे नवजात बच्चों पर भी हमला करेगा। ये तो बिल्कुल सामान्य सी बात है, ये तो उसकी पशुवृत्ति है। पर इन घटनाओं को देखकर भी अनजान बने रहना, महज कार्रवाई की बात कहना, ये भी किसी व्यक्ति की मानवता नहीं हो सकती है। ऐसे निष्ठुरता किसी सरकार, किसी राजनीतिक दल की ओर से नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही मन को तोड़ने वाली घटना है। मेरी पूरी संवेदना उस नवजात के साथ है जो आंख खोलकर इस समाज को देख भी नहीं पाया।
ठीक है, हम एक दर्शक है हमारे साथ में, उनको जोड़ते हैं। गिरीश शुक्ला जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। गिरीश जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे आप? 30-40 सालों से हम देखते आ रहे हैं कि देश के जो भी नेता हुए, जो भी सरकारें बनी, सभी ने केवल अधिकारों की बात जनता को सिखाई, ये अधिकार वो अधिकार, कर्तव्यों की बात जनता को उन्होंने सिखाई नहीं। और जो अब मशीनरी तैयार हुई है वो उन्हीं में से आए हैं जिन्हें अधिकार चाहिए, सिर्फ कर्तव्य नहीं। और कर्तव्यहीन समाज का जो रचना नेताओं ने की है, अब थोड़े 10-20% आदमी बचे जो कर्तव्य परायण हैं, उनके निकल जाने के बाद या उनके मर जाने के बाद ना तो आपको डॉक्टर ढूंढने मिलेंगे इस देश में, ना कोई केवल सर्टिफिकेट होल्डर मिलेंगे, ना काम करेंगे, ना आता है ना कर पाएंगे, टालते रहेंगे, अनमने ढंग से आएंगे। हर काम कैजुअल वे में करने की आदत पूरे हिंदुस्तान में बनाई गई है। चाहे जिस जगह चलो, मैं दिखा दूं, सब कैजुअल वे में काम होता है, ढंग से, और उसको विधिवत काम करना, काम को उसके अंतिम अंजाम तक पहुंचाना, ये किसी की आदत नहीं है। चाहे वो बड़े बड़ा ऑफिसर हो, चाहे वो नीचे छोटे लेवल का कर्मचारी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सभी लोग कैजुअल वे में काम करते हैं। ये देश की बहुत बड़ी समस्या इन्होंने तैयार की है, जो ये कैजुअल मनोव्यक्ति के लोगों को तैयार किया इन्होंने, केवल अधिकारों वाले तैयार किए, कर्तव्य वाले गायब हैं इस देश से। ठीक है, बहुत शुक्रिया गिरीश जी आपका अपनी बात रखने के लिए। शशांक जी के पास एक बार फिर से जाएंगे। शशांक जी, देखिए वही बात निकल कर सामने आ रही कि अव्यवस्था सब जगह है। जैसा कि अशोक जी ने कहा कि भाई चीज़ों को ठीक तरीके से अगर नष्ट नहीं किया जा रहा है तो ये भी एक अव्यवस्था है। अस्पतालों के अपने नियम कानून कायदे होते हैं, जो उनका वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको किस तरीके से डिस्पोज करना है, इसके लिए भी अलग नियम बनाए जाते हैं, अलग तरीका होता है इस वेस्ट को डिस्पोज करने का। लेकिन अगर उसका पालन नहीं हो रहा है तो इसका जिम्मेदार भी तो कौन है? सरकार को देखना चाहिए। जो स्थानीय प्रशासन है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उन पर एक्शन ले जाए। क्यों आखिर ऐसा नहीं हो रहा है? और ये कह देना क्या सब कुछ हो जाता है कि भाई हम जांच कर रहे हैं, जो दोषी होगा उस पर एक्शन लिया जाएगा, आगे से ऐसा ना हो उसके लिए क्या किया जाएगा? जी बिल्कुल, सर्वप्रथम मैं पॉइंट टू पॉइंट बताना चाहूंगा। जो अशोक जी ने बात कही है बहुत अच्छी बात है, मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि जो समस्या आई है, जो समस्या आती है, सबसे पहले उसकी जड़ में जाना चाहिए और उसके बाद ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसी प्रबंधन व्यवस्था लागू होनी चाहिए कि जो आगे से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं और मुझको लगता भी है कि कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और हमारी सरकार भी इस मामले में उनको कदम उठाना चाहिए। और मुझे लगता है कि एक बार ऐसे लोगों की जो अस्पतालों में तैनात होते हैं, छोटे कर्मचारी से लेकर डॉक्टर्स तक, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए जो स्पेशली इसके लिए हो। तो ऐसी बात बहुत ठीक बात है। उसके बाद जो अभी दर्शक बोल रहे थे उनकी भी बात मुझे सही लगी, जो बोल रहे हैं कि ऐसे अधिकार मांगने वाले लोगों की एक फेहरिस्त तैयार हुई है। ऐसे तो ये लगता है कि ये तो जनरल बात है, सबके सामने है कि जो समाज का परिदृश्य है, जो शिक्षा का अभी तक गिरता हुआ जो दृश्य था हमारे सामने था, हाई स्कूल इंटर के बोर्ड परीक्षाओं में जो नकल होती थी, तो सामने सबके था कि समाजवादी पार्टी ने एक ऐसी रूपरेखा तैयार की थी जिसमें उनको सिर्फ डिग्रियां देने का काम किया गया था। हमारी सरकार ने आने के बाद इन सब चीजों पर रोक लगाई है और धीमे धीमे उस पर सुधार हो रहा है। उसके बाद अगर हम देखें, अभी हमसे पहले जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे प्रेम जी बोले, उन्होंने जैसे बाकायदा एक आंकड़े के साथ और एक डेट के साथ जो घटनाएं बताई हैं, यहाँ पर जो विषय था, विषय पर न बोलना था कि क्या हुआ, उस घटना पे संवेदना नहीं थी। उन्होंने सिर्फ एक विपक्ष की पार्टी के तौर पर अपना विषय रखा। मुझे लगता है कि अगर ऐसे हम सब लोग भी आपके विषय गिनाएंगे, आपके 60 सालों का जो कांग्रेस का कार्यकाल था, अगर उस विषय पर मैं भी रखूंगा तो ऐसे हजारों आंकड़े आएंगे, ऐसी हजारों घटनाएं आएंगी जो मानवता को मानवता से बिल्कुल अमानवीय थी। और वैसे ही समाजवादी पार्टी, इनका तो काम है कि कहना ही है कि सिर्फ विपक्ष ये देखना कि अगर ऐसी कैसी तमाम घटनाएं समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई, कांग्रेस की सरकार में हुई, और आप देखिए कि कहीं पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती थी, सब लोग किनारे हो जाते थे। हमारे यहाँ तत्काल जांच कमेटी बनाई गई है। सर, मैं फिर वही चीज कह रही हूँ कि ठीक है आप कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि हम एक्शन लेंगे, लेकिन क्या एक्शन ले देने से मामले रुक जाते हैं? आप बताइए, क्या अस्पतालों में इस तरीके के मामले आने कम हो गए? क्या आपको लगता है कि मामलों में लगाम लग रही है? चाहता हूं, यदि आपके परिवार में, समाज में या आपके मोहल्ले में अगर कोई भी घटना होती, कोई भी गलत काम होगा तो सीधे क्या होगा आप बताइए। अगर हम लोग ये चाहते हैं, जैसा भी अशोक जी ने कहा, कि घटना की जड़ तक जाएं, तो ये बिल्कुल निस्संदेह ये आवश्यक है कि घटना की जड़ तक जाने के लिए जांच होनी चाहिए। जांच कमेटी बनेगी। जब जांच कमेटी बनेगी और उसके जब वो जांच करेगी तभी ये बिल्कुल सिद्ध होगा कि उस घटना के पीछे मुख्य दोषी कौन है, किसके कारण ये घटना हुई है। तो इसलिए घटना की जड़ तक जाने के लिए जांच कमेटी
आवश्यक है और जांच कमेटी के आधार पर ही हमारे जिला प्रशासन या प्रदेश प्रशासन के द्वारा कार्रवाई होगी। रही बात इसकी कि आगे प्रबंधन व्यवस्था हो, तो मुझे लगता है कि जिला प्रशासन को इस पर ठोस कदम उठाने चाहिए और उत्तर प्रदेश सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार है, वो भी इस पर ठोस कदम उठाकर भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इस पर वो संज्ञान लेगी। और मुझे पूरा आश्वासन है और मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को भी विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे लगता है हमारी सरकार इसमें ठोस कदम उठाते हुए भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति पर रोक लगाने का काम करेगी। ठीक है, ठीक है। फर्रुखाबाद से ऋषि हमारे साथ में लगातार हमारे संवाददाता बने हुए। ऋषि, क्या स्थानीय प्रशासन की ओर से, जिलाधिकारी की ओर से पूरे मामले में कुछ कहा क्या है, और जांच अगर बैठी है तो अब तक कहां तक पहुंची? अनम्यूट ऋषि, उसके बाद अपनी बात शुरू करिए। जी बिल्कुल, लगातार इस पर सीएम घटना पर्दा डाली हुई। जब जिलाधिकारी महोदय उसकी जानकारी दी तो उन्होंने घटना को गंभीरता से लिया है। एडीएम और सीएम को जांच के लिए भेजा है। दोनों अधिकारी इस समय मौजूदा समय में लोहिया मौजूद हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, अभी जांच पड़ताल यहाँ चल रही है और गहनता जांच की जा रही है। किन किन लोगों ने बच्चे को नोचते हुए देखा था, उनके सभी के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। आखिर घटना कैसे घटित हुई है, क्या है, ये विस्तृत जांच चलेगी कई दिन, और जो भी दोषी पाया जाएगा एडीएम का कहना है उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, शुक्रिया आपका ऋषि हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, हमारे साथ में अलग अलग मेहमान बने हुए हैं। प्रेम नारायण जी के पास में जाएंगे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रेम जी, ऐसा नहीं है कि यह हालात सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। हमने आज महाराष्ट्र की भी एक घटना दिखाई। 24 घंटे में 24 से ज्यादा मौतें हो जाती हैं। अस्पताल प्रशासन पल्ला झाड़ता रहता है कि भाई ये मौतें तो सामान्य मौतें हैं। अब बताइए, क्या 24 घंटे में 24 मौतें अस्पताल में सामान्य तरीके से हो रही हैं? बच्चों की ही मौतें हो रही हैं। अस्पताल प्रशासन ने हाथ खड़े कर लिए कि ये सामान्य मौतें हैं, किसी की बुखार से जान गई, किसी की हार्ट अटैक से हुई। और परिजन जो है वो कुछ और कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दवाइयों की कमी थी, डॉक्टर्स की कमी थी। बाद में अस्पताल भी स्वीकारता है, जब मामला तूल पकड़ता है तो अस्पताल भी स्वीकारता है कि नहीं ऐसा था। तो आपको लग रहा है कि ये जो लापरवाही है, जो अव्यवस्था है, ये बड़े स्तर पर है, क्योंकि ये सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है। महाराष्ट्र में भी 24 घंटे में 24 लोगों की जान चली गई थी और ये आंकड़ा बढ़ता गया। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो गर्मा जी, एक छोटा सा सवाल मैं आपके साथ एक चर्चा करना चाहूंगा। आप के न्यूज पर बैठे हुए हैं, आप एंकर हैं, आप एक कार्यक्रम को होस्ट कर रहे हैं। इस दौरान आप कुछ गलत बयानबाजी कर दें या आप किसी के साथ मिसबिहेव कर दें या कुछ भी गलत कर दें, तो क्या इसके लिए आपका चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा? उसकी जिम्मेदारी है ना, एंकर के तौर पर उन्होंने अगर आपको बैठाला है तो उनकी जिम्मेदारी है ना कि हम एक ऐसे व्यक्ति को एंकरिंग के लिए बैठा लेंगे, हम ऐसे व्यक्ति को रखेंगे जो जिम्मेदार हो, जो सारी चीजों को देखता हो। नहीं होगा तो वो आपका सुपरविजन करेंगे, नहीं करेंगे? बताइए आप इसका जवाब मैं आपसे चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल, है ना। अब हमारे जो साथी है शशांक शेखर जी, दरअसल क्या है, देखिए, शशांक भाई तो युवा साथी हैं, बहुत अच्छे साथी हैं, बातचीत कर रहे थे अभी। इनका दोस्त नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में इन लोगों को सिखाया ही यही जाता है कि जब कोई बात होती है तो हमारे एक गांव में एक हम लोग पढ़ते थे, एक कहावत होती थी, नाक पे मक्खी नहीं बैठने देना। तो इनका ये, मैंने कोई राजनीतिक बात नहीं कही। इन्होंने कहा कि आंकड़ों के साथ बात आप कर रहे थे, मैंने कोई राजनीतिक बात नहीं, मैंने कतई नहीं कहा कि नहीं आपने ऐसा किया वैसा किया, क्योंकि मानवीयता इनके हृदय से, मानवता नाम का जो शब्द है वो समाप्त हो चुका है। इन्होंने कहा कि हम कमेटी का गठन हो रहा, जांच होगा। अभी अशोक जी बैठे हुए थे, अशोक जी ने 2022 की चर्चा बताई और यहीं की फर्रुखाबाद की घटना बताई। घटना हुई, उसकी जांच हुई होती और उस पर सुधार किया होता तो उसी फर्रुखाबाद में वही घटना की पुनरावृत्ति नहीं होती। हमने जो चर्चा की, ये भारतीय जनता पार्टी वालों को केवल 2-3 चीज मिलती है। जब कुछ नहीं मिलता है तो ये या तो हिंदू मुसलमान शुरू कर देंगे, भारत पाकिस्तान शुरू कर देंगे। जब कुछ नहीं मिलेगा तो ये 60 साल को पकड़ के नेहरू जी को दोषी बना देंगे। भैया, आप 60 साल की पीछे की बातें छोड़ दीजिए। 60 सालों में जो अस्पताल बने वो कांग्रेस नहीं बनाए। आप उनको बेहतर सुविधाएं नहीं दे पा रहे। यहाँ बात राजनीति की नहीं है, यहाँ हृदय पर हाथ रख करके जिम्मेदारी की बात होती है। आप जो कहते हैं ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, मेरे प्रिय भाई शशांक जी, आप सत्तासीन दल के प्रवक्ता हैं, सत्तासीन दल की तरफ से आप बैठे हुए हैं। क्या आपकी पार्टी ने आपको इतनी ताकत देकर के चैनल पे नहीं भेजा कि आप वहां बोल दीजिए कि ये सुधार होगा, हमारी पार्टी ये एक्शन लेगी, हम ये प्रक्रिया अपनाएंगे?
लेकिन नहीं कर पाएंगे। आप क्यों? क्योंकि आपको स्वयं भरोसा है, आपकी पार्टी सिर्फ आश्वासन दे करके, बातें करके। हमने कहा ना 10 अगस्त की एक बहुत काला दिन था। आज तक आपकी भारतीय जनता पार्टी क्या, आप सम्मानित साथी है, प्रवक्ता है, आप बताइए, कमेटी गठित हुई थी, 64 नवजात शिशुओं की मृत्यु हुई थी, बच्चे जो इस देश का भविष्य हो सकते थे, जिन्होंने इस दुनिया को नहीं देख पाया, उस रिपोर्ट को आप पेश करिए। ठीक है, आपके कमलेश पासवान, ठीक है, यानी आप वही बात है ना कि आपको लापरवाही लग रही है। चलिए ठीक है, आएंगे आपके पास, वापस लौटेंगे प्रेम जी। अभी और मेहमान है, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। प्रेम जी, और लोग भी जुड़े हुए हैं। ठीक है प्रेम जी, आएंगे, लौटेंगे, अशोक जी के पास जाएंगे। अशोक जी देखिए, राजनीतिक दलों के फिलहाल प्रवक्ता हमारे साथ में, आप भी चर्चा को सुन रहे होंगे। राजनीतिक दलों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना स्वाभाविक है और लाजमी भी है, लेकिन आप बताइए क्या इन चीज़ों को लेकर राजनीति होनी चाहिए? क्योंकि अस्पताल में ऐसा तो नहीं है कि अगर सिर्फ कांग्रेसी जाते हैं या बीजेपी के जाते हैं, सपा के लोग जाते हैं। अस्पताल में तो बीमार होंगे तो हम आप हर कोई जाएगा। क्या बीजेपी वाले उस अस्पताल का रुख नहीं करेंगे जिस अस्पताल में यहाँ पर इस तरीके के हालात हो गए हैं? या किसी के साथ समस्या हो रही है, कोई घटना होती है, तो ऐसा तो नहीं कि वो ये देखकर होती है कि भाई ये सत्ता पक्ष का है या विपक्ष का है। अस्पताल तो आम जनता के लिए है, हमारे आपके लिए है। तो क्या इन चीजों में राजनीति होनी चाहिए? क्या राजनीति से ऊपर बढ़कर इन चीजों को नहीं सोचा जाना चाहिए? नहीं, ये राजनीति, मैंने क्या कहा? हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। राजनीति क्या है? अरे प्रेम जी, आपसे नहीं, अशोक जी से हम ये सवाल कर रहे हैं। प्रेम जी, अशोक जी से सवाल। प्रेम जी, आपके पास आएंगे। इस बात से इत्तेफाक रखूंगा कि कोई घटना घटती है, उसके मर्म पर जाने के स्थान पर उस घटना के आरोप प्रत्यारोप हम परस्पर एक दूसरे पे करते हैं। जो राजनीतिक प्रवक्ताओं को मैं अक्सर देखता हूं, मेरा यह कहना है कि अगर आप केंद्रीय बजट देखें तो केंद्रीय बजट में इस बार 89,155 करोड़ रुपए का एलोकेशन हुआ स्वास्थ्य के लिए, और उत्तर प्रदेश जैसे एक बड़े राज्य में भी तकरीबन 20,162 करोड़ रुपए, जिसमें चिकित्सा शिक्षा भी है, ग्रामीण चिकित्सा भी है और शहरी चिकित्सा भी है, ये बजट एलोकेट हुए। अब इन बजटों में अगर हम केंद्रीय बजट पूर्व वर्ष का देखें तो 97% खर्च हुआ। 86,175 करोड़ रुपए बहुत बड़ी धनराशि होती है। आप मिलने वाले संसाधनों को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और प्राथमिकताओं में कागजी आंकड़े रख रहे हैं या प्राथमिकताओं में सही मायने में जनता तक सुविधा पहुंचाना चाह रहे हैं, ये दृष्टि और ये मनोअवस्था बहुत बड़ा महत्व रखती है। आज सरकारी अस्पतालों में आप देखते हैं कि दवाइयां नहीं होती हैं। एक सिटी स्कैन की मशीन 2-2 महीने खराब रहती है, एक MRI की मशीन 2-2 महीने खराब रहती है, पेट सीटी करने की 2-2 महीने खराब रहती है। कोई व्यक्ति कैंसर के उपचार के लिए किसी अस्पताल में पहुंचा और 2 महीने तक उसका पेट सीटी नहीं हुआ, तो 2 महीने में कोई कैंसर हड़ताल पे तो चला नहीं जाएगा, वो बीमारी भी आगे बढ़ेगी। तो इन उपेक्षाओं के चलते प्रॉपर जांच, दवाइयों की बेहतर व्यवस्था, चिकित्सक, सर्जन, हर प्रकार की सुविधाओं को समायोजित करते हुए इन सरकारी अस्पतालों की बेहतर व्यवस्था करने में करीब करीब सभी सरकारें, मैं सभी को एक समान मानता हूं कि प्राथमिकताओं में नहीं रखते हैं और सभी दोषी हैं। उत्तर प्रदेश हो या तमिलनाडु हो, जम्मू कश्मीर हो या केरल हो, भारत के अंदर सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों की जिंदगी की कीमत सरकारी अमलों के नजरों में कुछ नहीं होती है। एक व्यक्ति का मर जाना कोई इतनी छोटी बड़ी घटना नहीं है। किसी व्यक्ति के अपने परिवार में क्या महत्ता है? अब इस नवजात को ही ले लो आप, ये किसके घर का चिराग था? पहली संतान थी, दूसरी संतान थी, किसी के घर में खुशियों के थालियां बजनी चाहिए थी, खुशियों के वहां पे कार्यक्रम होने चाहिए थे और वहां से शोक संवेदना पहुंची है, तो इससे समाज में क्या मैसेज जाएगा? सरकारी शब्द आज भी समाज में एक प्रकार की दोयम दर्जे की व्यवस्थाओं, एक प्रकार की दोयम दर्जे की सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए अमूमन इस्तेमाल किया जाता है। यहां तक कि आम लोग भी इस बात को कहते हैं कि चलो भैया ये बात सरकारी बस्ते में दे। दूसरी बात, अब आ जाते हैं कुत्तों के लेकर। मैं गाजियाबाद में रहता हूं, गाजियाबाद में हजारों लोगों को कुत्तों ने काट डाला। पिछले 15 वर्ष 10 वर्षों में मैंने नहीं देखा कि कोई किसी श्वान का कोई नसबंदी किया हो, उनकी अप्रत्याशित जन्म वृद्धि दर को कम करने का कोई प्रयास किया हो या कोई ऐसी व्यवस्था की हो कि मानव कुत्तों का टकराव कम से कम हो। सरकार सिर्फ पल्ला झाड़ लेती है, कहती है कि भाई गर्मी ज्यादा हो गई, ये मौसम का प्रभाव है, इंजेक्शनों की प्रॉपर व्यवस्था कर दी गई है। अगर कुत्तों की नसबंदी की जाएगी, कुत्तों की संख्या पर लगाम लगाया जाएगा और अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं की जाएंगी तो इसका सीधा फायदा जनता को पहुंचेगा। बिल्कुल। अगर जनता को फायदा पहुंचेगा तो फायदा पहुंचाने वाले को राजनीतिक लाभ भी मिलेगा।
आप ये ना सोचे कि कुछ ना करके आपको कुछ मिल जाएगा। लीपा पोती करने से जनता इतनी नासमझ भी नहीं है कि किसी विषय पर काम हो रहा है, लीपा पोती हो रही है, जनता इस बात को समझ सकती है। तो मैं अपनी बात शशांक जी से, मैं अपनी बात जो हमारे सिंह साहब हैं, प्रेम नारायण सिंह साहब और हमारे अग्निहोत्री साहब हैं, मैं सबसे इसी बात को कहना चाह रहा हूं कि आप जनता की संवेदनाओं को और जनता की समस्याओं को अपनी प्राथमिकताओं में, ठीक है। अगर किसी एक नवजात को कुत्तों ने मारा है, वो पूरी मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। किसी भी नवजात के साथ में घटना घटी है, किसी के साथ भी हो सकती है। हमारी संवेदना ये होनी चाहिए कि हम दलगत विद्वेष को भूलकर एक साथ आके ऐसी समस्याओं के निराकरण के लिए काम करें। उससे इस देश का, प्रदेश का और जनता का हित सदेगा, ना कि आपस में हम ऐसी बेव्यर्थ की बहसबाजी करके कि इसने ये किया, उसने ये किया। आप कारण खोजें, जड़ पर जाएं, उसका निवारण करें, तभी जनता को इन सुविधाओं का, सभी जनताओं को इन समस्याओं से निजात मिलेगी। मेरी यही प्रार्थना सभी पहले से। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपने जो बातें कही वो बिल्कुल ठीक है कि अगर जनता के हित की बात, जनहित की बात आप मन में रखोगे ना, तो आप इस तरीके की गलतियां करोगे नहीं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो जनहित में आज हम बात कर रहे थे अस्पतालों के इन बदहाल हालातों को लेकर, जो लोगों के लिए काल बनकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि अस्पतालों में कुत्ते किस तरीके से शव लेकर घूम रहे हैं वो आपने देखा।